उपसभापति महोदय, मैं इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपसभापति महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल to bring about economic reforms in this country. In the year 1991, it was Narasimha Rao ji, but it was not, but the economic reform that was started by Narasimha Rao ji, that was because of compulsions. लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 साल में जिस तरह से देश में जीएसटी को लागू करने का काम किया है, आईबीसी को लागू करने का काम किया है, प्राइवेटाइजेशन, डीएफआई, लेबर कोड, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और निर्मला जी ने 1 फरवरी को बजट में जो घोषणा की थी एफडीआई के बारे में इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको 1 महीने के भीतर ही और बिल लाकर लागू करने का सरकार ने अपने दृढ़ निश्चय संकल्प का और इजहार किया है। उपसभापति महोदय, आई वाज सरप्राइज्ड बाय स्पीच ऑफ श्री आनंद शर्मा जी, इज वेरी सीनियर टू मी एंड आई हैव हाई रिगार्ड फॉर आनंद शर्मा जी. Sir, it is not mandatory for 74% for each and every insurance company. We have not made it compulsory. It is not mandatory. It is only an enabling provision. We are not forcing Indian companies that you must have 74% of foreign equity. हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं. हमने तो केवल प्रावधान रखा कि अगर कोई निजी कंपनी अगर फॉरेन इक्विटी अगर 74% तक अगर वो करना चाहे तो कर सकती है. We are merely saying that if you wish to have a foreign equity, you want a foreign collaboration, then you can go up to 74%. तो ये पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि it is not mandatory, it is not compulsory, and it is not being forced in any company. It is for them to decide how much equity they want, and it is for the foreign collaborators, they have to decide how much they are going to invest in that particular company. So still there will be Indian companies who will be 100% Indian companies. Kotak Mahindra 100% Indian company है. 1 दर्जन कंपनी होगी इंश्योरेंस सेक्टर में जिन्होंने फॉरेन कोलैबोरेशन नहीं किया, जिन्होंने एफडीआई के लिमिट का इस्तेमाल नहीं किया, एंड हु विल नॉट लाइक टू शेयर द इक्विटी विद एनीवन एल्स. इसलिए पहली बात तो मैं ये आपके माध्यम से और ये सदन को बताना चाहूँगा. और दूसरी बात ये उपसभापति महोदय कि भारत, हमको इतने डरने की क्या जरूरत है. ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, विदेशी कंपनियां आ जाएगी, भारत को खा जाएगी, वो जमाना चला गया. सर, इफ यू वांट टू इंटर 21st सेंचुरी, वी शुड नॉट हैव अ माइंडसेट ऑफ 18th सेंचुरी. अगर 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना है तो उसे 19वीं शताब्दी के मानसिकता से हम 21वीं शताब्दी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे. सो इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री एंड नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन टेक अस फॉर अ राइड. हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए. और कोई आएगा और लेकर चला जाएगा, ऐसा संभव है क्या सौती मोदी? कोई आएगा और लेकर चला जाएगा? नोबडी कैन डू इट. और जब तक नरेंद्र मोदी का राज है, कोई भी विदेशी कंपनी यहाँ से पूंजी को लेकर बाहर नहीं जा सकती है. सौती महोदय, ऑलरेडी देयर इज मोर देन 74% ऑफ एफडीआई इन बैंकिंग सेक्टर. तो क्या हो गया बैंकिंग सेक्टर में? अगर 74% एफडीआई है तो हमने तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी लाने का और ये प्रयास किया है. और सौती महोदय, ठीक ही कहा हमारे पूर्व के लोगों ने. निर्मला जी ने जब बजट पेश किया तो उसमें कहा उन्होंने कि अलाउिंग, और ठीक है रामचंद्र बाबू ने, अलाउिंग फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल विद सेफगार्ड्स. The word which has been used in the budget speech is control with safeguards. और सौती महोदय, majority of directors on the board, majority of the directors and key management person like CEO, CFO, CRO, all of them will be resident Indians. They will not be foreigners. They will not be Americans. They will be resident Indians. तो सौती महोदय, अगर ओनरशिप फॉरेन ओनरशिप भी है, लेकिन सारे लोग अगर डायरेक्टर्स, अगर 50% डायरेक्टर्स बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स में इंडियंस का बहुमत है, रेजिडेंट डायरेक्टर्स हैं, और सती महोदय बार बार एक बात कही जाती है कि वो पैसा लेके चले जाएंगे. आई वुड लाइक टू
आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूँगा, देयर इज सेक्शन 27E in the Insurance Act. We are amending only a small part of the bill, of the act, कि 49 से बढ़ा के 74 कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 27E है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगा। नो इंश्योरर shall directly or indirectly invest outside India the funds of the policy makers. यानी कोई भी, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, वो प्रीमियम का पैसा भारत के बाहर नहीं ले जा सकेगा और भारत के बाहर ले जाकर उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। सभापति महोदय, दिस इज द सेफगार्ड। नोबडी कैन डेयर टू टेक मनी फ्रॉम दिस कंट्री एंड इन्वेस्ट इन एनी फॉरेन कंट्री। सभापति महोदय, हम लोगों ने इस बात का प्रावधान किया है। और इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि आज इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों का क्या हाल है। हम कंपनियों का नाम ले रहे हैं। सभापति महोदय, देयर इज अ सॉल्वेंसी मार्जिन। सॉल्वेंसी मार्जिन मीन्स कि एसेट और जो लाइबिलिटीज़ है उसका 150% का रेशियो होना चाहिए। यानी आपकी जो लाइबिलिटी है और जो एसेट है, एसेट शुड बी 150% ऑफ योर लाइबिलिटी। अगर 100 रुपये की लाइबिलिटी है तो आपके पास 150 रुपया होना चाहिए, 150 रुपीज़। दिस इज नोन एज ए सॉल्वेंसी मार्जिन। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का क्या है सॉल्वेंसी मार्जिन? इट इज ओनली 86%। इट शुड हैव बीन मोर देन 150%, बट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसकी सॉल्वेंसी मार्जिन केवल 86% है। नेशनल इंश्योरेंस सॉल्वेंसी मार्जिन इज ओनली 20%। और मैं बताना चाहूँगा सदन को कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इन्फ्यूज 13,500 करोड़ एज ए कैपिटल इन दीज इंश्योरेंस कंपनीज। सभापति महोदय, अगर ये स्ट्रेस में नहीं होती, अगर इनका सॉल्वेंसी मार्जिन ठीक होता तो ये 13,500 करोड़ रुपया हम सड़क पर खर्च करते, किसी और काम पर खर्च करते। बट वी आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट, वी आर फोर्स्ड टू इन्फ्यूज 13,500 crore, and already we have infused 9,500 crore, and another 3,000 crore has been provided in the supplementary budget which for this financial year. तो सभापति महोदय, अगर ये स्थिति है कि जो जनरल इंश्योरेंस की जो 2 कंपनियां हैं और एक और तीसरी कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस, उसका सॉल्वेंसी मार्जिन क्या है? 137%. It is still below 150%. It means all the 3 general insurance companies are in distress. They're in financial distress, and they require more and more money to infuse capital for their survival. तो सभापति महोदय, क्या ऐसी स्थिति में अगर हमने और FDI की लिमिट को बढ़ाने का निर्णय लिया है तो इसमें क्या गलत किया सभापति महोदय? और आनंद शर्मा जी पूछ रहे थे कि 2015 में जब FDI लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम 26% टू 49%, उसके बाद कितना फॉरेन कैपिटल आया है। मैं बताना चाहूँगा आनंद जी कि ओवर 26,000 करोड़ FDI हैज़ कम टू only in this insurance sector. 26,000 करोड़ FDI का इनफ्लो पिछले 5 साल के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में हो चुका है। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 49 को बढ़ा के 74% करने के कारण इन द नेक्स्ट 3 years more than 30,000 crore foreign capital will be infused in the insurance sector of this country. सभापति महोदय, हम लोगों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो सेफगार्ड है कि कोई यहाँ की पूंजी को, कोई यहाँ के इन चीज़ों को बाहर लेकर न जा सके। सभापति महोदय, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। सर, दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, इज रिक्वायर ह्यूज कैपिटल एंड इट इज अ रिस्की बिजनेस। ये कोई सामान्य बिजनेस नहीं है, ये रिस्की बिजनेस है। अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ बड़ी घटना घट गई तो लाखों करोड़ों रुपया जो है इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। और एक इंश्योरेंस कंपनी का जो ब्रेक इवन है
that is 10 years for life insurance companies. And for the general insurance company, the break-even point is 5 to 7 years. यानी आप आज अगर पूंजी लगाएंगे, it is a long gestation period. It is a break-even of more than 5 to 7 years and 10 years. And all the insurance companies are facing liquidity problem in this country. And they are not in a position to meet solvency and growth requirements. और इसलिए सती महोदय, कोई भारत का पूंजीपति, उद्योगपति इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अभी कई लोग कह रहे थे, कुछ लोगों का नाम, दे प्लेंटी ऑफ मनी, there are no problem of liquidity in the insurance sector, but no big industries of this country, they are ready to invest in insurance sector because of its high, because of the high risk factor, because it is of its long gestation period. और इसलिए सती महोदय, अगर भारत के उद्योगपति अगर पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं है, जिस मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है, तो अगर वैसी स्थिति में अगर हमने 49 को बढ़ाकर 74% कर दिया और फिर जो सेफगार्ड्स के साथ, तो सती महोदय, इससे भारत को लाभ हो रहा है या भारत को नुकसान हो रहा है? And somebody said that there was no consultation. I would like to enlighten my friends. Extensive consultation with the industry by IRDAI has taken place. Not one round, कई राउंड के अंदर हम लोग इन लोगों ने स्टेक होल्डर्स के साथ और वार्ता की है। सती महोदय, सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि ये 1938 का एक्ट है, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट इज 1938, और 1956 में ये लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ और 58 में LIC कॉर्पोरेशन एक्ट बना। एंड इन 1972 the general insurance was nationalized, and General Insurance Business Nationalization Act 1972 was enacted. So what was said yesterday is not valid today. आप कह रहे हैं कि आपने विरोध किया, मैंने समर्थन किया। अरे भाई, 90 की बात अलग होगी, 2004 की बात अलग होगी। समय बदलता, समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। और हम टेक्निकल डिटेल्स में जा रहे हैं, हम तकनीकी चीज़ों के अंदर जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग ऑन मेरिट, वी आर गोइंग इन टेक्निकल डिटेल्स। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि RBI के एक्स गवर्नर मिस्टर RN मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में किस तरह का रिफॉर्म लाया जाए। लेकिन 3 सरकारें उनकी रिपोर्ट के बाद चली गई, कांग्रेस की सरकारें, बट दे कुड नॉट डेयर टू ब्रिंग अबाउट एनी रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। And I must congratulate Mr. Chidambaram. He is not in the house. When he was in Tamil Manila Congress and was finance minister with Mr. I.K. Gujral, he tried his best to bring about a bill for creation of insurance regular authority. लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। नहीं, यस, मैं उसीलिए कह रहा हूँ जयराम रमेश जी कि समय बदलता है। 90 के हम लोग भी, सवती महोदय, एक समय में हम लोग कंप्यूटराइजेशन का विरोध करते थे। आज हम ही लोग सबसे ज़्यादा टैक्स सेवी हैं। तो समय बदलता है, समय के अनुसार लोगों को बदलने की आवश्यकता है। और सवती महोदय, और मैं सवती महोदय मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2000 में पहली बार अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन और 26% FDI का बिल अगर किसी सरकार में पारित हुआ तो इट वाज अटल बिहारी वाजपेयी NDA गवर्नमेंट। तो अगर पहली बार इंश्योरेंस सेक्टर में कोई रिफॉर्म हुआ, आप क्यों नहीं कर पाए? हम क्यों GST लागू कर दिया हमने, आप क्यों नहीं कर पाए GST? Because it requires strong political will. A weak leader can't implement GST, can't bring GST. A weak leader, a weak leadership, they can't bring about. आपको नहीं, आनंद जी, अभी आपके स्पीकर हैं। नहीं, कहीं आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, आनंद जी, नहीं, आनंद जी, प्लीज आनंद, नहीं, आनंद जी, प्लीज, नहीं, आनंद जी, नहीं, आनंद जी, प्लीज। सुशील जी, आप बोलिए, नथिंग विल गो। आनंद जी, अभी सुशील जी का जो रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी कोई रिकॉर्ड में नहीं। आपके अभी स्पीकर हैं, वो बोलेंगे भी। अभी आपकी पार्टी की तरफ से एक स्पीकर और हैं अभी।
अब सुशील जी आप बोलिए। नहीं 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 नहीं, आपका कोई नहीं, अभी आपके स्पीकर हैं, वो बोलेंगे भी आपको। सुशील जी आप बोलिए प्लीज, करिए। बाद में आनंद जी दे दीजिए, आप बोलिए सुशील जी प्लीज इसलिए प्लीज। नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, ओनली सुशील जी की स्पीच रिकॉर्ड में। यस प्लीज उपसभापति महोदय, प्लीज। 2000 में इस देश के अंदर केवल 7 इंश्योरेंस कंपनियां थी और प्राइवेट पार्टिसिपेशन और एफडीआई को लिबरलाइज करने का परिणाम हुआ कि आज देश के अंदर देयर 56 इंश्योरेंस कंपनी इन दिस कंट्री। तो जहां पहले 7 थी बढ़कर 49 प्राइवेट सेक्टर में आई और आज 56 इंश्योरेंस कंपनी इस देश के अंदर है। और सौती महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक सेक्टर की 7 और प्राइवेट सेक्टर की जो 49 कंपनियां हैं, इसमें जो प्रीमियम का शेयर है, द प्रीमियम शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इज 57.8%, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर जो 42.2। आप LIC की बात कर रहे हैं सर, मैं तो चाहूंगा कि भारत के अंदर 1 दर्जन LIC होनी चाहिए। एक LIC से भारत का काम नहीं चलेगा। वी रिक्वायर 1 डजन इंस्टीट्यूशंस लाइक LIC, तब जाकर हम इस देश के करोड़ों लोगों के इंश्योरेंस की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। और सौती महोदय, इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर नहीं होता तो जो 42.2% जो प्रीमियम के अंदर शेयर है प्राइवेट सेक्टर का, वो शायद नहीं हो पाता। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका रही है उससे कोई इनकार और नहीं कर सकता है। और सौती महोदय, इसलिए मैंने कहा कि 7 से बढ़कर 56 कंपनियां होंगी भारत के अंदर, जिसमें 24 लाइफ इंश्योरेंस, 27 जनरल इंश्योरेंस, 7 स्टैंड अलोन हेल्थ एंड 12 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां। तो सौती महोदय, ये NDA की सरकार है, चाहे अटल जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कि हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लागू किया, हमने 26% को लाया, हमने 49% को लाया। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार की इच्छा शक्ति है कि 2015 में 49 लाया और 5 साल के भीतर हमने इसको बढ़ाकर 74% करने का बिल जो है इस सदन के अंदर हम लोगों ने पेश करने का काम किया है। इसलिए सौती महोदय जी, नहीं, नो रनिंग कमेंट। और सौती महोदय, नहीं प्लीज, नो रनिंग कमेंट। इसलिए सौती महोदय, मैं केवल और यही मैं आग्रह करना चाहूँगा सौती महोदय, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो 56 कंपनियां हैं उसमें केवल 5 कंपनियां हैं जिनका कि 49% FDI सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ, एजल लाइफ, एविवा लाइफ, एडेलविस टोक्यो लाइफ, रिलायंस निपन लाइफ, उनका जो FDI है, they've reached the peak that is 49%. And now if those companies want more foreign equity, why shouldn't allow? हम क्यों नहीं उनको अलाउ करें कि अगर ये 5 कंपनियां जिनका कि 49% तक जिनका पहुंच गया फॉरेन इक्विटी कैपिटल, अगर उनका FDI, और अगर वो चाहते हैं और फॉरेन कंपनियां चाहती हैं, अध्यक्ष महोदय, अगर कोई फॉरेन की कंपनी आएगी भारत के अंदर और वो अगर इन्वेस्ट कर रही है इक्विटी में, तो वो क्यों नहीं चाहेगी कि हमारा उस पर अधिकार हो। इसमें क्या हुआ, भारत में सैकड़ों विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन हमने सेफगार्ड प्रोवाइड किया है। और जैसा मैंने कहा, और एक बात मैं और बता दूं सदन को, मुझसे ज़्यादा लोग जानते हैं बैठे हुए लोग, ये जो इंश्योरेंस एक्ट है और IRDAI जो है, उसमें ये कंपनियां अपना कितना किस चीज़ में इन्वेस्ट करेगी उसका एक पूरा गाइडलाइन बना हुआ है। वो ऐसा नहीं कि उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है। LIC अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्ट करेंगी, बाकी में कितना इन्वेस्ट करेंगी, तो वो इन्वेस्ट करने का एक पूरा और प्रावधान बना हुआ सौती महोदय। और श्री सौती महोदय, मैं सदन से यही कहना चाहूँगा कि FDI को 74% बढ़ाए जाने का पेनिट्रेशन जो है, एक्सपेंशन ऑफ पेनिट्रेशन, लेवल ऑफ कंपटीशन, किसी एक की मोनोपोली क्यों होनी चाहिए? क्यों केवल सरकारी कंपनियां रहेगी? क्यों नहीं स्पर्धा होनी चाहिए? अगर लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा तो नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रीमियम का रेट घटेगा, आपस में कंपटीशन होगा। सो लेवल ऑफ कंपटीशन, बेटर प्रोडक्ट्स एट अ लोअर कॉस्ट, इफेक्टिव व्हीकल फॉर हाउस होल्ड सेविंग,
लोगों के बचत का एक सबसे बड़ा माध्यम जो है ये इंश्योरेंस है। क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट इन द इकोनॉमी, और जिसमें मैंने अभी जिक्र किया, LIC अरबों खरबों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है इस देश के अंदर। तो क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट इन द इकोनॉमी, फास्टर ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज LIC के लाखों एजेंट्स काम कर रहे हैं, अगर संख्या बढ़ेगी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो FDI के आने से और विदेशी कंपनियों के आने से विदेशियों को रोजगार नहीं मिलने वाला, भारत के अंदर रहने वाले गरीब बच्चों को इसके माध्यम से रोजगार मिलने वाला है। बेनिफिट स्मॉलर इंश्योरेंस कंपनीज जिन्हें लिमिटेड एक्सेस के लॉन्ग टर्म कमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम है। ग्रेटर टेक्निकल नो हाउ, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल बेस्ट एक्सपर्टाइज इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, बेटर अंडरराइटिंग ऑफ स्किल्स। तो सभापति महोदय, ये अगर ये कंपनियां आती हैं तो अपने साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर आएंगी। और सभापति महोदय, मैं फिर एक बार निर्मला सीतारमण जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1 फरवरी की घोषणा के बाद और आज 18 तारीख को 1.5 महीने के भीतर इन्होंने ये बिल लेकर आने का काम किया है। और ये शिवसेना के लोग बैठे हुए, NCP के लोग बैठे हुए, ये सारे लोग तो जिन्होंने 2015 के बिल का समर्थन किया था और कांग्रेस ने भी मदद की थी। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करूंगा, डोंट गो इन द निटी-ग्रिटी, इन द डिटेल्स, इन द टेक्निकल डिटेल्स। समय कम हमारे पास है, हम समय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और इसके पहले भी स्टैंडिंग कमेटी में जब 49% का जो मामला था स्टैंडिंग कमेटी में गया था, तो मैं सदन से चाहूँगा कि देश की आवश्यकता है कि रिफॉर्म होना चाहिए। या अगर मौका चूक गए तो इस देश के अंदर फिर कोई रिफॉर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी का एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर वो अड़े हुए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म देश को आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री, देश की हमारी सरकार और NDA के तमाम घटक दल और सभी लोगों से अपील करता हुआ कि सर्वसम्मति से इस बिल को सदन के अंदर पास किया जाए। धन्यवाद।